तो आपका नागरिकता वाला पॉइंट है जो ये बताता है कि क्या है, भाईचारे की भावना को, गई एकल नागरिकता क्या बोलती है, भाईचारे की भावना को बढ़ाती है, क्योंकि स्टेट वाइज नागरिकता नहीं मिलेगी तो व्यक्ति ये नहीं कहेगा, व्यक्ति एक ही बात बोलेगा कि कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेगा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य में एक बात कही गई कि आप धार्मिक यानी रिलीजन, लैंग्वेज एंड क्षेत्रीय रीजनल एंड अपने क्लास से ऊपर उठकर इन चीजों को छोड़ दीजिए और आपस में क्या कीजिए, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दीजिए। इसके अलावा प्रस्तावना में दो बिंदु हैं, एक तो व्यक्ति के सम्मान वाला और दूसरा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। देखो रे, जब यूनिटी व इंटीग्रिटी दोनों चीजें आपस में बनी रहती है ना, एकता और अखंडता, तो ध्यान रखना, कल भी मैंने एक बात बताई थी कि यदि किसी में देश की भावना है तो भाईचारे की भावना ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि है, तो वो सबको साथ लेके चलने की बातें करेगा ही करेगा। इसके अलावा यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, ये कुछ ये पॉइंट और है इंटीग्रिटी के, ये और देख लो आप। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था रे, 42 संविधान संशोधन से 1976 में। ठीक है। और अब देखो कुछ पॉइंट और हैं कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे रे, रक्षा करे। ये भी किसको बढ़ाता है, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। आप सर बोलोगे सर ऊपर वाली लाइन लिखने की क्या जरूरत थी, एक दौर ऐसा है यदि आपको रियल बात की जाए ना, तो यदि पुरुष को है ना, यदि पूरी ताकत दे दी जाए ना, तो वो सबसे पहले महिला पे निकालता है। ये रियल बात है। यदि किसी पुरुष को ये कह देना कि तेरे ऊपर मुकदमा नहीं होगा, तो फिर आप जो फिलहाल जो अपना कल्चर चल रहा है ना, वो कल्चर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है के रूप में वर्णन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 में दो बातें चलेंगी एक साथ, इसके दो लाइन निकलती है, भारत एक राज्यों का संघ है, इसकी दो बातें हैं। राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया है, भारत ने किसका निर्माण किया है, राज्यों का निर्माण किया है। संघ के द्वारा अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया है। इसी कारण आप अपना अनुच्छेद 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे कि चाहे वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी राज्य की सीमाओं में, नाम में उनके एक का क्षेत्र लेके दूसरे को, दूसरे का क्षेत्र लेके तीसरे को दे सकती है। ये पूरा अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसी कारण भारत का जो संघ है वह तो अविनाशी है, अर्थात अनब्रेकेबल है। संघ कभी भी नहीं टूटेगा, लेकिन राज्य सदैव क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसी कारण अपना संविधान है ना, संविधान वो राज्यों को ये नहीं कहता कि हम तुम्हारा क्षेत्र है उसको सुरक्षा देंगे ना, कहीं नहीं देता है वो, आपका क्षेत्र कभी भी तोड़ा जाएगा। लेकिन अमेरिका उल्टा है, अमेरिका में संघ है ना वो भी अनब्रेकेबल है और राज्य भी क्या है रे, अनब्रेकेबल है। आप राज्यों को कभी तोड़ नहीं सकते, तो वह अविनाशी संघ व अविनाशी राज्य हैं। भारत में अविनाशी संघ व विनाशी राज्य हैं। ठीक है, कि राज्यों को कभी भी अपन तोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता को बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद जैसी बाधाओं को क्या करना है रे, पार पाया जा सके। ये देखो ये चीजें हैं, कम्युनिज्म है, क्षेत्रवाद रिलीजन है, जाति है, कास्टिज्म है और भाषावाद लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा है ना अखंडता को ध्यान रखना कम करती हैं। कैसे, अपने हिंदी भाषी वाला बेल्ट है ना, कभी आप साउथ की ओर जाके देखना एक बार, ठीक है, आप वहां आपको हिंदी वाले लोग कब मिलेंगे, ईर्ष्या भावना ही मिल जाएगी। अब देखो इसके कारण ये नहीं है, अपन ये चाहते हैं कि वो हिंदी सीखें, लेकिन अपन ने कभी ये नहीं सोचा कि अपन तमिल भी सीख लें, अपन तेलुगु सीख लें। यदि आप सामने वाले की लैंग्वेज सीखोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा। अपने चाहते हैं कि एक ही काम हो, दूसरा काम सामने से नहीं हो। तो ये चीजें क्या करती हैं, अखंडता को क्या करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। यहां तक लिख दो, फिर यहां तक आपकी प्रस्तावना पूरी हो जाएगी। प्रस्तावना क्या संविधान का हिस्सा है रे, ध्यान रखना। बेरुवाड़ी वाद हुआ था 1960 में, तब तो प्रस्तावना को भारत का हिस्सा नहीं माना गया था, लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद वर्सेज केरल सरकार होता है, तब सरकार प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले वाला फैसला पलट दिया, केजरीवाल बन गया वो, और उसने कह दिया कि भाई प्रस्तावना किसका हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। लेकिन प्रस्तावना किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती है,
प्रस्तावना किसके अंतर्गत आती है रे? मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, इसलिए आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हो। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, वो कौन सा था आपका? 42वां। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? सामाजिक, धर्मनिरपेक्षता एंड अखंडता। ये नहीं चल रहा? बायोलॉजी में कुछ समझ में आया रे? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी। सबसे स्मॉल सेल एंड सबसे लार्ज सेल। कौन सी? शुक्राणु छोटी है कि बड़ी? छोटी। और बड़ी? अंडाणु। और लंबी? ये बड़ी और लंबी में अर्थ तो समझते हो ना तुम लोग, दोनों डिफरेंस हैं। लंबी अर्थात लेंथ की बात की जा रही है, बड़ी यानी शेप की बात की जा रही है। लंबी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। अपने शरीर के सारे नर्वों को खोल दी जाए तो लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई बन जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को दो दो तरीके के तार जाते हैं। एक तो रिसीवर जा रहा है और एक सेंडर जा रहा है। ठीक है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। तो रिसीवर तो जाएगा सूचना लेके, और सेंडर वापस सूचना भेजेगा, भाई आपको ये कार्य करना है। पहले तो क्या है, फिल्मों में ऑपरेशन वाले सीन आते नहीं थे, आजकल क्या है वेब सीरीज में ऑपरेशन वाले सीन आने लग गए हैं, दिखते हैं आपको ऑपरेशन करते हुए। तो कभी कोई खोपड़ी वाला ऑपरेशन हो देखना रे, आपको यहाँ है ना छोटे छोटे फाइबर्स मिल जाएंगे खोपड़ी की ओर आते हुए, जब यदि खोपड़ी पीछे की ओर से खुलेगी तो। एडिंग लगा दो रे कुछ फैक्ट्स, फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट, जो अच्छा लगे वो लिख दो। आप आज पहली बार बैठे हो क्लास में, आज आज आपके ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा। कल जब नया टॉपिक शुरू करेंगे तब बचेगा, जो आएगा कुछ समझ में आएगा तो। नई क्लासें क्या है 16 हो चुकी हैं आपसे पॉलिटी की पहले। तो आप या तो यूट्यूब से वो पहले क्लास मैनेज कीजिए अपनी, फिर आपको समझ में आना चालू होगा। लिख दिया रे? थोड़ा जल्दी करना आपको, मैं 10 क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के, तो आपको ये लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कृष्ण स्वामी अय्यर का। इसके शब्द है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे लिए दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है रे भाई, कि जो सपने आपने देखे हैं वो जल्दी आज ही पूरे नहीं होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उनको पूरा होने में। ये किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। के एम मुंशी के शब्द है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है रे, एक भविष्य का फल है, जो हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर में प्राप्त होगा। दूसरा, पंडित ठाकुर दास भार्गव के शब्द हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, और ये संविधान ही क्या है, एक आत्मा है। ठीक है, और ये संविधान का कुंजी वह आभूषण की तरह क्या करता है रे, कार्य करता है। ठीक है, दूसरा, सर अर्नेस्ट बॉर्कर ने शब्द है कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं, कि जिन्होंने प्रस्तावना लिखी थी ना, उसको ये कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने ये प्रस्तावना लिखी है। वैसे लिखी किसने थी? लिखी किसी ने नहीं है, कॉपी करके लाए हैं सारे के सारे। एक पहली लाइन तो अमेरिका से, दूसरी कहां से? पूरा प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए थे।
तो ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखें नहीं रखें, इस के एम मुंशी का कथन जरूर याद रखना। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है के एम मुंशी का कथन, कि के एम मुंशी का कथन कौन सा है, या ये की प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? के एम मुंशी ने। कई बार कथन आते हैं, बहुत बेहतरीन कथन है, जैसे डॉक्टर जो क्या नाम है आपका, अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था? ये संविधान की क्या है? आत्मा है। तो ऐसे कथन है, इन कथनों को आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार आ जाते हैं। जो देखो मैं बताऊं, कथन मेनली आता किसका है? जो संविधान सभा में इस में रहा है ना, जो व्यक्ति, यदि उसने कोई बात कही है ना, तो वो आपको पक्का याद रखना है। जैसे के एम मुंशी था, संविधान सभा का हिस्सा था। कृष्ण स्वामी अय्यर है, ये संविधान सभा का हिस्सा है। ये कहाँ था रे? ये कहाँ आया था? ड्राफ्ट कमेटी में। ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य है ये कृष्ण स्वामी अय्यर। कितने सदस्य थे? नाम बता सकते हो? कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, और डीपी खेतान की जगह कौन आया था? बी एल मित्र। ठीक है, और एक और था, एन माधव राव। किस जगह आया था? डीडी खेतान, एन माधव राव की जगह आया था वीटी कृष्णाचारी। दो थे, एक टीटी था, एक वीटी था। टीटी कहाँ आया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था सेकंड सेकंड टाइम पे। ठीक है, और पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला वो तो प्रोटेम स्पीकर बने थे, एस जी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। कहाँ का संविधान बनाया था इन्होंने? बर्मा का। इन्होंने क्या नाम है, पहला ड्राफ्ट किसने पेश किया था? संविधान का पहला प्रारूप किसने पेश किया था? बी एन राव ने तो किया था, और अंतिम ड्राफ्ट कमेटी ने किया था। चीजें है ना, जब आपस में बैठो ना, तो बाकी का रामायण कहानी बाद में गाया करो, पहले रिवीजन कर लिया करो बैठे बैठे। एक टारगेट बना लो रे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टारगेट बना लो, शाम को है ना, शाम को या तो किसी पार्क वार्क में बैठ जाया करो, आस पास में रहते हो सारे के सारे। ठीक है, वहां बैठ के जो आते जाते हैं उनको देखना नहीं है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना। इन चीजों को दूर रह के, और एक टॉपिक डिसाइड कर लिया करो पहले, एक दिन पहले ही पूरा लेसन होना चाहिए। ध्यान रखना, जैसे मान लो अब यदि संविधान सभा पढ़ रहे हो, तो संविधान सभा निपटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी संविधान सभा आज राधी कल। सबको बोलो कि भाई 500 के 500 जन आपस में संविधान सभा को पढ़ के आना। ठीक है, और फिर बैठो रिविजन करो। मैं कहूँ आप ये मान लेना कि आप कहते हो जीके जीएस, मैं कहूँ अंगुलियों पे हो जाएगा पूरा का पूरा। सबसे बेस्ट तरीका है ये। लिख दिया? देखो ये ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली पहले वाले कथन की है सर, जो बारकेर है, बारकेर के द्वारा जो लाइन कही गई है ना, ये पूरी लाइन अब पूरी होगी कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। देखो व्यक्तियों को तो उन्होंने क्या कहा था? बुद्धिजीव। ठीक है, और प्रस्तावनाओं क्या कहते हैं? वो कुंजी नोट। कुंजी नोट की तथा प्रस्तावना को पाठ से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। जो इसका फर्स्ट पेज है ना, उसके ऊपर आपको प्रस्तावना का उल्लेख मिल जाएगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कुछ ऐसी है, वो इनकी बुक है, उस बुक के ऊपर आपको इनका मिल जाएगा। दूसरा देखो, हाँ, संविधान का भाग प्रस्तावना है या नहीं, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही है रे। तो बेरुवाड़ीवाद है ना, ये 1960 में हुआ था। ये बेरुवाड़ीवाद दोबारा आएगा रे आपके, जब मैं आपको राज्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा, संघ व राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे ना, तब बेरुवाड़ीवाद दोबारा आएगा। बेरुवाड़ीवाद है, बेरुवाड़ी एक जगह है, ठीक है, जो बंगाल का पार्ट थी ये, और ये पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, ये पाकिस्तान को क्या कर दिया गया था? दे दिया गया था। तो ये फिर संविधान संशोधन करके दे जाएगा, नौवां संविधान संशोधन होगा, उसके तहत देंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि बेरुवाड़ीवाद में, कि यदि आप किसी को अपना क्षेत्र दे रहे हो ना, तो संविधान संशोधन अनिवार्य है।
आप किसी संविधान संशोधन के बिना, ठीक है, जो आप विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिना आप किसी को भी अपना भाग नहीं दे सकते हो, ये है बेरोजगारीवाद। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट 69 में एक फैसला थोड़ा सा बदलेगा अपना, कि यदि आप सीमांकन करना चाहते हो, सीमांकन का अर्थ हुआ कि आपको ये लगता है कि ये लाइन इधर से नहीं जानी चाहिए थी, ये लाइन तो इधर से आनी चाहिए थी, दोनों देशों को ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई विदेशी भाग का ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भारत का भाग है ना किसी दूसरे देश को जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सीमांकन कर सकते हो मंत्रिमंडल के कैबिनेट के फैसले के आधार पर, लेकिन यदि आपका कोई भाग किसी दूसरे देश को जा रहा है तब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अब तक भूमि अधिग्रहण के मामले में, देशों के आदान प्रदान भूमि अधिग्रहण के मामले में दो हुए हुए हैं। एक तो हुआ था बेरूवाड़ी, ठीक है, जो बंगाल की जगह थी, और ये किसको दे दी गई थी रे, पाकिस्तान को दे दी गई थी। कौन से संशोधन से, 9वें संशोधन से। एक हुआ है अब 16वां संविधान संशोधन, ठीक, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, 111 इनक्लेव, इनक्लेव हिस्से होते हैं, ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर, जैसे मान लो ये हिस्सा है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो भारत का है, लेकिन इसके चारों ओर की बाउंड्री है ना, वो किसी दूसरे देश की है, चारों ओर की। मैं किसी एक साइड की नहीं बोल रहा हूं, चारों ओर की बाउंड्री किसी दूसरे देश की है, लेकिन हिस्सा किसको बोलते हैं, भारत का बोल दिया जाता है। तो ऐसे 11 इनक्लेव थे, 111, ठीक है। ये तो दे दिए गए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश वालों से 51 ले लिए गए, कि ऐसा कुछ हिस्से थे जिनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बनी हुई होती थी। तो ये 100वां संविधान संशोधन आपका, जिससे भूमि आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना आप। दूसरा, इसमें दोबारा, इसमें तो संविधान ये मानते हैं कि प्रस्तावना का भाग है नहीं, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना पूर्ववर्ती निर्णय पलट देगा, ठीक है। ये बहुत बार आएगा रे, ये सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल बहुत बनेगा, बहुत बनेगा, ये कई फैसलों को तो इतनी बार पलटेगा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उल्ट दिया और कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, अर्थात आप इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूलभूत ढांचा क्या नहीं होना चाहिए रे, प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये मठाधीश का जमीन का मामला है, केरल वाला। ये मठाधीश जमीन का मामला, एक मठ थे, उसके मठाधीश थे केशवानंद भारती, तो उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था केरल सरकार ने। सरकारों ने बहुत जमीनों का अधिग्रहण किया है। अब वाली सरकारें तो क्या है, फिर भी इतनी शांत हैं, पहले वाली सरकारों ने जो किया है ना, वो तो अब तक झेला ही नहीं गया किसी से, और अपन जानते नहीं आधे से ज्यादा तो उनको। लिख दिया। अच्छा, नीचे वाला इंग्लिश वाला तो दिख ही नहीं रहा होगा। लिख दिया रे। LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर कोर्ट, 1995 में एक केस हुआ था, उसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान क्या है, एक आंतरिक हिस्सा है। तो जो प्रस्तावना की 3 जगह बात हुई है ना, उसमें पहला है बेरूबाड़ीवाद, दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, और तीसरा वाद कौन सा है, LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, उसका है। दूसरा देखो रे, एक बात इसमें और कही गई बाद में, कि प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत देती है, मैंने आपको याद हो
तो मैंने एक दिन कहा था कि यदि संविधान में आप असली पावर का खेल समझोगे ना, तो वो आर्टिकल्स में है, ना शेड्यूल्स में है और ना प्रीएमएल में है, केवल और केवल कहाँ है रे, आर्टिकल। सारी की सारी संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, आर्टिकल से मिलती है। तो प्रस्तावना न तो विधायिका वो शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों पे क्या करती है रे, प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, और यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखो मैं बताऊं कैसे, कि भाई उन्होंने कहा था कि हम भारत को गणराज्य बनाएंगे, सामाजिक बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। अब सामाजिक के मामले में मान लो सरकार ने कुछ हनन कर दिया है रे, तो आप चुनौती नहीं दे सकते कि हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सामाजिक बनाएंगे, ठीक है, नहीं बना, ठीक है, तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि सर आप कुछ कीजिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कहेगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, गैर न्यायिक पार्ट है, इसके ऊपर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये LIC ऑफ इंडिया के 3 कथन है जिसमें ये कही गई थी बातें पूरी की पूरी। ये सिर्फ आइडियल्स हैं रे, प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं आइडियल्स हैं, सरकार इनकी पालना करे ना करे, ठीक है, ध्यान रखना किसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक तरीके से चुनौती दी जा सकती है, कैसे? अब संविधान ने भारत को कैसा बनाया है, गणतंत्र रिपब्लिक बनाया है। अब सरकार ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती कि वो रिपब्लिक को खा जाए, कि भारत आज से रिपब्लिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कि मूलभूत ढांचा है जो उसकी संरचना है उसको बदले नहीं सकते ये लोग। ये याद रहे तो ठीक है आपको, LIC ऑफ इंडिया वाला, ठीक है, लेकिन वो पीछे वाले दोनों याद रखना कि किसमें तो प्रस्तावना को हिस्सा माना है और किसमें नहीं माना। क्योंकि देखो इसमें तो जो पहले वाली जो फैसला है ना, उसी को वापस दोहराया जा रहा है, सिर्फ 2 कथन नए जोड़े गए हैं और कुछ नहीं किया गया है। तो वो चीज आपको पहले वाली याद रखनी है। BSF के पेपर में GK GS बहुत आता है और लेवल का आता है, इतना हिंट पहले दे देता हूँ। तो तैयारी करो, जम के करना। लिख दिया? अरे हो गया। देखो ये क्वेश्चन है आपका कि क्या प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? क्योंकि संशोधन जितने भी होते हैं, संशोधन के अधिनियम जितने भी पारित होते हैं, उनकी शक्ति कौन से आर्टिकल में है रे? 368 में है। तो केशवानंद भारतीयवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। देखो रे, ये वाद मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, ये हर जगह टांग अड़ा देगा अपनी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला था। इंदिरा गांधी के साथ 3-4 मामलों में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की, बार बार वो कोई काम करे ये उसको नल एंड वॉइड कर दे, वो काम करे उसको नल एंड वॉइड कर दे। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को अपना तोड़ निकालना ही पड़ा कि कितनी बार ये काम करेंगे। तो तब ये लोग है ना, ये एक शब्द लेके आए, मूलभूत ढांचा, ठीक है। और इस शब्द को साथ में एक लाइन और बोल दी इन्होंने कि है ना, वक्त आने पर हम बताएंगे, तुम नहीं बता सकते, कि वक्त आने पर हम बताएंगे कि मेन फ्रेम में कौन कौन आएगा, कौन कौन से आर्टिकल्स मेन फ्रेम के हिस्से हैं और कौन कौन से नहीं है, ये आज नहीं बताएंगे हम, वक्त आने पर हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथ निरपेक्ष एंड अखंडता। तो ये संविधान संशोधन है, ये बार बार आपके शायद मेरे 7-8 बार आ गया अब तक। तो आपको कोई पूछ ले कि प्रस्तावना प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, तो आप कह सकते हो हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी मेन फ्रेम चेंज नहीं होनी चाहिए। जो उसका पहले निष्कर्ष निकल रहा था, ठीक है, वो ही सार लास्ट में अभी भी आज भी निकलना चाहिए। मेन फ्रेम कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पंथ निरपेक्ष था अब पंथ निरपेक्ष नहीं रहा, पहले समाजवादी था अब समाजवादी नहीं रहा। यदि सरकार अब इस पंथ निरपेक्ष शब्द को यहां से निकालना चाहती है ना, तो उसका एक ही तोड़ है सरकार के पास कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान संशोधन को खारिज कर दे। एक ही तरीका है। जैसे 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। क्या जोड़ा गया था इससे, कोई बताएगा? सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे क्या हुआ, इसका जो लाइन 7वीं है ना, इसको 7वां भाग है इस संविधान संशोधन का, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया 2019 में कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इसको खारिज कर दिया। तो सरकार यदि चाहे तो यदि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ऐसी ट्यूनिंग बैठ जाती है, ठीक है, तो इस शब्द को यदि वो निकालना चाहे ना, तो जहां ये शब्द लिखा हुआ है ना जिस क्लॉज में, उस क्लॉज से इस शब्द को निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकाल कौन सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी को पावर नहीं है इस चीज को निकालने की। अब सरकार ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे शब्द हट जाए, क्योंकि मूलभूत ढांचा क्या हो जाएगा रे? प्रभावित हो जाएगा। इधर पूरी टेबलें खाली रह हैं, लेकिन बैठना इधर ही है। अभी सीएचएसएल की एग्जाम कौन कौन देगा रे? सीपीओ की सारे ऊपर करते जाओ, मैं देखता जाऊं कौन बचता है। उसके बाद में सीएचएसएल सीपीओ ऊपर हाथ करो। इसके बाद में ये अभी जो इंजीनियर वाली एग्जाम है, ये है कोई ऐसा? और कौन सी है अभी? एसएससी की 3-4 एग्जाम है शायद अभी इन दिनों में, जून में ही। क्यों क्यों जून? कल इंजीनियर की एग्जाम चालू हो गई, कल इंजीनियर वालों की एग्जाम चालू हो गई एसएससी वालों की। लिख दिया? केसी वेर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, और रियल में भी भारत का संविधान अर्धसंघीय ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको संघीय व एकात्मक, यूनियन एंड फेडरल दोनों के गुण बताए थे। अपने संविधान में दोनों गुण हैं, फेडरल के भी हैं और यूनियन के भी हैं। इसी कारण भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय। कई जगह आपको परिसंघीय भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, ठीक है। दूसरा, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के लिए क्या है रे? आवश्यक है। फंडामेंटल राइट्स है ना, यदि फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम बनी रहे लोगों की, उसके लिए सबसे पहले कौन जरूरी है रे? मौलिक अधिकार। जिन कंट्रियों में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना, ध्यान रखना, सरकार कई बार वहां ऐसे कानून बना देती है जिससे किसका हनन होता है रे? फ्रीडम का हनन होता है। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो के द्वारा दी गई है रे। किसके द्वारा दी गई है? रूसो के द्वारा। दूसरा, जीडीएच कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का एक भ्रम है, और ये रियल बात है। ये व्यक्ति है जीडीएच कोल, इसने एक बात कही थी कि यदि आप ये चाहते हो कि राजनीतिक समानता आए लोगों में, तो उससे पहले यदि आपने आर्थिक समानता नहीं दी है, इकोनॉमिक समानता नहीं दी है, तो राजनीतिक समानता की तो बात कीजिए ही मत। आप रियल देख लीजिए, नेता लोग हैं, धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो किसी आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने चुनाव लड़ ले, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, कर्जा हो जाएगा।
ठीक है, वो वैसे ही उस कर्जे में डूब जाएगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने की थी कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक भ्रम है, आप भ्रम फैला सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो। ठीक है, और संविधान में परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारण और मार्गदर्शन का मूल्य है को बताता है, ये क्या कहलाती है, आपकी प्रस्तावना कहलाती है। ये शायद किसी एग्जाम का कथन है कि प्रस्तावना का अर्थ है, वहां ऑप्शन में इसका आंसर था कि संविधान में जो परिचयात्मक कथन है जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्य को बताती है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्रस्तावना कहलाती है। यहां से आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है कि राजनीतिक संप्रभुता की थ्योरी किसने दी है, तो रूसो ने दी है। ठीक है, केसी वेड ने क्या कहा है, भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। अब ये मत याद रखो कि केसी वेड ने क्या कहा है, ये याद रखना कि भारत का संविधान है कैसा रे, अर्धसंघीय है, क्योंकि इसमें फेडरल और यूनियन के गुण क्या पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। फेडरल के गुण बताओगे, कोई संघ के गुण बताओगे? संघीय एंड एकात्मक, फेडरल एंड यूनियन के कोई गुण बताओ रे। कोई गुण बताओ। कौन सा, कौन से हाँ, देखो, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यों को स्वायत्ता, ये कहाँ जाएंगे आपकी, इसमें आएंगे। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका किसका हिस्सा है, संघ का हिस्सा है, लेकिन एकल न्यायपालिका किसका हिस्सा है, एकात्मक का। तो मैंने कहा था ना कि जहां दो की बातें कर रहा हो सारे के सारे किस में जाएंगे, संघ में, और जहां सिर्फ किसकी बात की जा रही हो, एकल में, जैसे एकल नागरिकता, एकल स्वतंत्र न्यायपालिका, एक, ठीक है, एकात्मक के गुण आ रहे हो, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यों में प्रशासनिक ढांचे का विकास, आईएएस और जो आईपीएस बैठते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किस क्या बनाते हैं रे, यूनियन बनाते हैं। ठीक है, और फेडरल क्या बनाएंगे, अब देखो यूनियन का अर्थ हो गया अरे कि सारे व्यक्ति जुड़ के रहे। ठीक है, अब वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो व्यक्ति आएगा वो असली रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। दूसरी, उनको उठाने की शक्ति भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहाँ तो सिर्फ पावर है सस्पेंड करने की, इसके अलावा कोई पावर नहीं है, सस्पेंड और ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आजकल तो सस्पेंड करने का पावर भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसके लिए किसके साइन चाहिए, राष्ट्रपति के साइन चाहिए, लिखित ऑर्डर चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते। यहाँ जो इस स्लाइड में है ना, तीन क्वेश्चन आपके लिए सबसे मेन है कि राजनीतिक से संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है, रूसो ने दी है। इसके अलावा कई बार एक क्वेश्चन आता है रे कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये लाइन आपको जहां भी लिखेगी, या आपको देखो या मिल सकता है कि ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दोनों लाइन किसके राज्य किसकी हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर की हो जाएंगी। शायद यहां तक ये आपकी लास्ट स्लाइड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट है ये। अब कल शुरू करेंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी पहले तो पूरे 22 के 22 भाग, 25 के 25 भाग लिखेंगे, कौन से भाग में क्या है। ठीक है, अब देखो रे उसमें जो आपका संघ सरकार और राज्य सरकार वाला पॉइंट आएगा ना, वहां अपन उनको अध्याय में तोड़ेंगे। बाकी आपको सारे के सारे याद करने हैं और कुछ नहीं करना है, भाग आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। भाग के क्वेश्चन आते हैं कि भाग में कौन से भाग में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहले भाग में क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में क्या है रे, नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व है, 4 में मूल कर्तव्य, 5 में संघ सरकार। संघ सरकार को देखो तो कैसे तोड़ेंगे अपन, कार्यपालिका, संसद का, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार को ऐसे ही तोड़ेंगे, कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडल, ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ठीक है, इसके बाद में उच्चतम न्यायालय। और अब देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जगह कौन आ गया, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आ गया। अब वहां सीएजी एक ही होता है, सीएजी स्टेट में नहीं होता, तो सीएजी की जगह यहाँ आ जाएंगे अधीनस्थ न्यायालय, जो उसके नीचे वाले न्यायालय होते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन आएगा, कितने भाग हो गए, 6 हो गए।
यहां तक। सातवां खाली है, आठवें में क्या है? अरे यूनियन टेरिटरी, जब राज्य की बात होगी, सारी बात होगी, तो यूनियन टेरिटरी कहां जाएंगी? ठीक है, इसके बाद में 9 आप पढ़ते ही हो, क्या है 9 में? पंचायती राज। 9A नगर पालिकाएं, 9B आपकी सहकारी समितियां। ठीक है, सहकार यहाँ तक आगे। अब यहाँ तक आपका सरकार बन चुकी है। इसके बाद में आएंगे राज्यों के वित्तीय विधायी संबंध आपस में, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, उसके बाद न्यायाधिकरण, निर्वाचन, तो इनके अलग अलग भाषाएं आ जाएंगी, राजभाषाएं आएंगी। ठीक है, स्पष्टीकरण कहाँ लिखे हुए हैं, लास्ट वाले आपको याद रहे ना रहे, कुछ आपको मैन याद रखने। बाकी आपका देखो 12, लगभग 12-13 तक तो आपके ऑटोमेटिक पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जब अपने पढ़ने पे आएंगे ना, तो पढ़ेंगे भी ऐसे ही। पहले संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर सिटीजनशिप पढ़ेंगे, फिर मूल अधिकार पढ़ेंगे, फिर नीति निर्देश जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे, फिर मूल कर्तव्य। उसके बाद में राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में संसद में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जितने भी हैं वो सारे के सारे, धन विधेयक, आपके वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, सारे के सारे वो आ जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद में सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही मैं आपको हाई कोर्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, उनको दोनों याद रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में राज्य विधायिका। आपको मेनली जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक बनेंगे। आपके एसएससी का जो मेन पोर्शन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक है। सुप्रीम कोर्ट वाले नीचे वाला जो पोर्शन है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में देखो मेनली क्वेश्चन आते क्या है कि फिलहाल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, कितने हाई कोर्ट है? 25। कितने हैं? 25। ठीक है, पहले क्या आर्टिकल 214 में ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन बाद में संविधान संशोधन किया गया 7वां, और उसमें यह कह दिया गया कि नहीं, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट जरूरी नहीं है, राज्य के अधिग्रहण भी हो सकते हैं। तो आपको देखना, यूनियन टेरिटरी में एक बात ऐसी यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है? दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली के पास खुद ऐसी यूटी है जिसके पास खुद का क्या है रे? आप बोलोगे सर चंडीगढ़ कहाँ गई? चंडीगढ़ है ना, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है, वो उसके अधिग्रहण में आती है। चंडीगढ़ का कोर्ट नहीं है वो किसका कोर्ट है? हरियाणा और पंजाब का। तो आप जैसे मानो चंडीगढ़ के नीचे 2-3 आते हैं, कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो आपको ये और याद रखने पड़ेंगे। जहां डबलिंग है ना, डबलिंग, डबलिंग का समझ गए कि एक से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ कोर्ट में कितने हैं? 3। महाराष्ट्र कोर्ट में जैसे बॉम्बे कोर्ट है, तो बॉम्बे कोर्ट में भी 2 है, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा कहां अटका हुआ है। जैसे केरल में कौन अटका हुआ है साथ में? लक्षद्वीप। कौन अटका हुआ है? लक्षद्वीप। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सा। जैसे गुवाहाटी है ना, तो गुवाहाटी में तो बहुत है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। त्रिपुरा को तो अलग बना दिया, नागालैंड। पहले त्रिपुरा का, पहले हाईकोर्ट नहीं था त्रिपुरा का, अब त्रिपुरा का हाईकोर्ट अलग बना दिया है, नागालैंड। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 7-8 हैं। तो कौन सा किसके आपके एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि निम्न हाईकोर्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता, निम्न में से कौन सा आता है। ठीक है, तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उनके। इसके अलावा हाईकोर्ट वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले कौन कौन से 3 हाईकोर्ट बने थे? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इनके बाद में कौन सा हाईकोर्ट बना था 4 नंबर पे, जो अंग्रेजों ने बनाया था? इलाहाबाद। कौन सा था? इलाहाबाद। देखो रे, ये 4 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनको आज भी है ना, कुछ मामलों में अतिरिक्त अधिकार है, कुछ मामलों में अतिरिक्त अधिकार है इनके पास। ठीक है, बाकी को नहीं है। जब भारत 1947 में आया था ना, जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो कितने प्रांत थे ब्रिटिश के? ब्रिटिश प्रांत कितने थे? हैं? यार ऐसे देखो, मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाओ, फिर आप ये करते हो ना, फिर मजा नहीं आता। 11। कितने प्रांत थे? 11। याद है? 292 एंड 4। तो 292 कहां से आए थे? वो 11 से, और 4 कहां से आ रहे थे? ये। और बाकी आगे बच के वो सारे के सारे कहां से थे? 89 रियासतों से। याद है ना ऐसा? तो उन 11 प्रांतों में हाईकोर्ट स्टेब्लिश हो गए थे। ये चीज याद रख लेना कि जब भारत आजादी के दौर पे खड़ा था, दरवाजे पे था, तब अंग्रेजों ने 11 हाईकोर्ट बना दिए थे। और एक बात बताऊं, अंग्रेज है ना, अंग्रेज जितना लूट के ले गए थे ना, उससे ज्यादा भारत वालों को दे गए हैं रे। बताऊं कैसे? भारतीय यदि अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं ला पाते। ये बात आज ही देख लेना।
रेलों का ज्यादा विकास वहीं है जहां ब्रिटेन साम्राज्य रहा है। ये आप चाहे डिटेल में देख सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ लो इस चीज की आप। आज जो अनुशासन है ना, अनुशासन जो लोगों को सिखाया गया है कि अपने से बड़े ओहदे वाले का कैसे इज्जत करनी है, वो कौन देके गए हैं? अंग्रेज देके गए हैं। आर्मी का डिसिप्लिन अंग्रेज लेके आए थे। ठीक है, ये हाई कोर्ट की जितनी भी संरचनाएं बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं। कायदे से आप ये देखो ना कि भारतीयों ने जिस अधिनियम को ये कहा था कि ये कचरा है, उस अधिनियम को इन लोगों ने 2/3 कॉपी कर दिया। कौन सा? 1935। ठीक है, इसको क्या हुआ खुद ही? मैं यहां खड़ा था, इसके तो हाथ ही नहीं लगाया। रुक जाओ। अब कुछ क्वेश्चन है जो अभी नेट जीआरएफ का पेपर लगा था ना 2 तारीख का, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, आपके साइंस के ही हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, देखते हैं किसको कितना आता है। ये एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकती यार ये, है? हाँ, देखो रे, अपने जब जीवाणु पढ़ रहे थे, तो जब मैं आपको विटामिन पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन था क्या आपके पास? एक बार देखना पढ़ के। 33 क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे सरल, सबसे प्रबल प्रिस्कर है? और बढ़ाऊं? थोड़ी सी इंग्लिश और इसकी साइड कर देता हूँ। इंग्लिश वाला वैसे आ भी नहीं रहा इसमें। याद है आपको? अरे ये जरूरी नहीं है जिस बंदे ने कर रखा है उसका सही हो। आपको मैंने याद हो तो मैंने एक चीज लिखवाई थी कि बीटा कैरोटीन है ना, बीटा कैरोटीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अरे वक्त आने पर विटामिन ए में। ठीक है, तो नेट जीआरएफ में है ना, सबसे बड़ा खेल है शब्दों का। अब ये शब्द है ना, प्रिक्सर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, बाकी इसका एक ही खेल है कि ऐसा कौन सा विटामिन है, पदार्थ है जो वक्त आने पर विटामिन ए में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वो कौन सा? आपका बीटा कैरोटीन, ये इसका आंसर है। तो ये आपको देखो मैंने करवाया था। ठीक है, इसके ऊपर वाले तो बाकी तो आपको शायद कोई है जिसमें ऐसा कोई आपके लायक हो। ऊंटों वाला नहीं है, ये भी नहीं है। समय से पहले जेम जमने का कारण, ये हाई शर्करा है, ये सही है। हाँ ये देख लेना रे, समय से पहले जेम जमने का कारण, जेम है ना ज्यादा गाढ़ा रहता है ना, तो उसमें क्या है, शर्करा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, हाई शर्करा होती है, इस कारण वो जम जाता है। ठीक है, इसके बाद में जेल मीटर टेस्ट नहीं है। अंगूर का आकार बढ़ाने के लिए पादप नियामक वर्दी, ये नहीं है आपके। हाँ देखो, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवा रहा था ना रे, ये रहा, उसमें कुछ शब्द चेंज हो गए थे। ये आपका 21वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असत्य है? ओलेरिकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, विटिकल्चर एंड सिट्रीकल्चर। तो एपीकल्चर यहाँ गलत है, मशरूम का उत्पादन नहीं होता है एपीकल्चर। कौन सा होता है? मधुमक्खी होता है। अब मैं बताऊं आपको एक चीज, देखना रे, आपको चाहे ये ओलेरिकल्चर पता हो ना हो, चाहे सिट्रीकल्चर पता हो नहीं हो, लेकिन जिसको ये पता है ना कि एपीकल्चर में मधुमक्खी आती है, उसके लिए ये पता है कि ये पक्का गलत है। क्योंकि ये मशरूम नहीं आती है एपीकल्चर में, कौन आती है? मधुमक्खी आती है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, जैसे अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उत्तर भारत में खरीफ यानी प्याज की बुआई कब की जाती है? प्याज कब बोते हैं? नवंबर है दिसंबर में। ठीक है, प्याज की बुआई अपन कब करते हैं? लगभग नवंबर दिसंबर में, सर्दियों के टाइम पे की जाती है, और फरवरी मार्च में आगे काट लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा कोई है?
हाँ, मैंने एक दिन कहा था आपको कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन है किसी पेपर बनाने वाले का ये, याद आया? लाइकेन प्रदूषण स्रोत के संकेत देते हैं किसके? SO2 के, अर्थात सल्फर के। जहां भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वहां लाइकेन क्या करेंगे रे? प्रदूषण सूचक का कार्य करेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं अभी जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा था अभी जस्ट पिछले वाली क्लास में, उसी का क्वेश्चन है 28 नंबर। अनुवादन की प्रक्रिया के दौरान जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान टीआरएनए की भूमिका बताओ रे। मैंने आपको आरएनए के प्रकार बताए थे, टी, आर एंड एम। एम का होता है मैसेंजर आरएनए, टी का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, और आर का होता है राइबो आरएनए। कौन सा क्वेश्चन का सही हो सकता है ऑप्शन इनमें से? बायोलॉजी वाले लगाओ दिमाग। पहला पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है, ठीक है। दूसरा है डीएनए को एमआरएनए के रूप में लिखता है। तीसरा है प्रोटीन उत्पन्न करता है। और चौथा है डीएनए प्रतिलिपि के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। ए, यदि यदि सही आप इसको सुन रहे हो ना, टी यानी ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा ऑप्शन एक ही सेट हो रहा है। कौन सा? पहले वाला, कि एमिनो एसिड को कहां तक लेके आएगा? राइबोसोम तक लेके आएगा। स्पेसिफिक जो भी एमिनो एसिड चाहिए उसको लाने का कार्य कौन करेगा? बाकी एमआरएनए का लिखने का कार्य डीएनए ऑटोमेटिक करता है। यह विक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यह विक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। प्रोटीन उत्पन्न करना तो इनका कार्य है, ठीक है। दूसरा, डीएनए की प्रतिलिपि के टेम्पलेट का कार्य तो आरआरएनए करता है, ये करता है टेम्पलेट का कार्य। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, अभी बात कर रहा था, देखो 26 का दिख रहा है। देखो, आप जितना याद करते हो ना रे उतना तो नेट जीआरएफ ने क्वेश्चन में दे दिया है। थोड़ी सी मैं ये हटाता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ना। जितना तुम लोग पढ़ते हो उतना तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे? अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलनशील है, ठीक है, पहली लाइन बोल दिया इसने। दूसरा, जो जीवों में उचित तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो रे, ए, ई और डी क्या जल में घुलनशील है? बी और सी हैं। अब जिसको यदि इतना पता है ना कि यार पानी में घुलनशील ही सिर्फ बी12 अकेला ही है, बी और सी है, ये नीचे वाला चाहे किसी को याद हो या ना हो फिर भी वो आंसर कर सकता है, ठीक है। तो विटामिन बी12 इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें, इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें जो आपके लायक हो। ये 31 का थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा तो नहीं है। हाँ रे, 31 का क्यों? 32 का कहाँ जाएगा? पहले 32 का करो, 32 का तो मैंने पढ़ाया है। लगाओ दिमाग। लेकिन एक ऑप्शन अगले ने ऐसा दे दिया कि जिससे सबकी हालत खराब हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाला श्वसन उत्पाद नहीं है? सोच लो, ये बंदे ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। उपाधान, मैं कह रहा हूं ना, शब्द का खेल समझो। इधर देखो, सबट्रेट इंग्लिश वाले, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला। एक बात ध्यान रखो, इसको नहीं समझोगे फिर भी देखो, उपयोग किया जाने वाला श्वसन उत्पाद नहीं है। उत्पादन का अर्थ हो गया कि पहले काम में लेना है, बाद में नहीं। तो देखो, श्वसन के लिए मैं अभी क्या बोल रहा था, ग्लूकोज तो सबसे पहले जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना तो कोई खेल होना ही नहीं है। अब बात बची वसा और प्रोटीन की। तो आपको यदि याद हो तो मैंने एक बात समझाई थी आपको कि ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट
वसा, ठीक है, और ग्लूकोज, ये तो शोषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन का शोषण में भाग लेने का कोई कार्य नहीं है। तो इस बंदे का ये क्वेश्चन गलत है, आंसर आएगा प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा ये थोड़े बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं, नीचे वाला तो जो ये, हाँ 31 और 33 थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, बाकी इतना लेवल भी नहीं है रे इनका। कायदे से देखा जाए तो अनुभागीय जड़, अनुभागीय को आप यहाँ पढ़ो रे, जो लेटरल रूट होती है ना, देखो रूट भी दो टाइप की होती है, एक मैन रूट होती है, एक उनके वो छोटी छोटी रूट निकली हुई होती है ना, ठीक है, वो होती है लेटरल रूट्स। ठीक है, तो इनका निर्माण कहाँ से होता है? कॉर्टेक्स से किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, पिच से किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, पेरिसाइकिल से होगा नहीं, एंडोडर्मिस के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। बाकी गर्भाशय के दौरान जो गर्भाशय की जो परत होती है, ठीक है, जो मंथली टाइम पीरियड आता है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लीडिंग का खेल है ना, वो सारा का सारा इस परत का खेल है। तो परत को बनाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? सी आएगा इसमें, क्योंकि ये जो जिस बंदे ने किया है ना, शायद या तो इसकी बायोलॉजी पढ़ी भी नहीं है या इसने ढंग से नहीं पढ़ी है, क्योंकि इस हार्मोन का स्त्रावण तब होगा जब गर्भाशय स्थापित हो जाएगा। गर्भाशय स्थापित से पहले इस हार्मोन का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तो गर्भाशय की तैयारी की जाती है रे, मंथली जो टाइम पीरियड चलता है ना, शुरू शुरू से लेकर लास्ट तक, उसमें गर्भाशय तैयार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये इसने जो आंसर किया, इसमें ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन आपका आंसर होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? कितने कितने पेज लेके आ गए अपन? 3 लेके आ गए क्या? ये केमिस्ट्री है भाई, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए? ये रहा 13 नंबर। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक? पहले आता है बाद में आता है? 27? पक्का? अब आंसर दो तो। अयुग्मित, अनपेयर, अनपेड, अनपेड का अर्थ समझ गए कि उसके अंदर ऐसे गुणसूत्र, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए रे, एक में दो नहीं होने चाहिए। अब संख्या काउंट करके दे दो मेरे को। और डबलिंग का रूल मैंने सिखाया था कि सबसे पहले सब में एक एक आएंगे, उसके बाद में क्या शुरू होगी रे? डबलिंग शुरू होगी। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? अब देखो, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं सारे के सारे, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 26। और इसका कितना है? 27। सही है, कोई गलत नहीं है। अब देखो, अर्थात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार डब्बे भर देता हूं 7 के, ये 26 के लिए, ये 27 के लिए, सब में एक इलेक्ट्रॉन पहले। सही है, छठा कहां जाएगा? यहां। समझ गए बात? अब देखो, ये 27 वाले में क्या होगा? सब में एक एक, बचे कितने अपने पास? 2। अब देखो, जो पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वो इतने जल्दी खाली नहीं होंगे। अब खाली होने का खेल कैसे चलेगा? अनपेयर वालों का। ठीक है, तो जब मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो देखो, जब मैंने इससे 2 निकाले, तो यहां इलेक्ट्रॉन बचा 1, इसमें बचे 0, क्योंकि तीनों के तीनों गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब। अब आ जाओ Fe2, ये 2 गए, कितने बचे यहाँ पे? 2, इसमें कितना बचेगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? Fe+2। इसका गलत है। समझ गए कैसे निकालने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? ध्यान रखना, पेयर बाद में बनते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने का क्रम आएगा ना, तो ये पहले नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनके पास स्थायित्व है। पहले कौन निकलेंगे? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना। शायद इसमें एक ही क्वेश्चन आपके लायक, ये लिगेंड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे इसमें।
रुद्धोष्म प्रक्रम का विस्तार भी नहीं होगा आपसे। चार हो गए। हाँ, इसमें दो तीन क्वेश्चन है आपके लायक। पहला क्वेश्चन 18। जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो वह आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन जलता है? आंसर। इस बंदे का गलत है क्वेश्चन। आंसर इतना मैं हिंट दे देता हूं आपको पहले ही। जब देखो, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो तो यह आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन जलता है? ये जल अरे रुक रहे, ये जलता है कि यह जलता है? खत्म कौन होता है, सोडियम या पानी? सोडियम। सोडियम खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, इसके अलावा बीएन की संरचना आपको नहीं समझ में आएगी। एमाइड बॉन्ड याद है? आया था? बोले सर जी कठे आया, मानने को नहीं आया तो आ। ऐसे कोई बॉन्ड आए थे? एमाइड बॉन्ड आए थे ना? एमाइड बॉन्ड सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? यूरिया में। ठीक है, इसके बाद में संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा मैंने लिखवाई है आपको 21%। यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी होती है वो अम्लीय बन जाती है रे। हाँ, अब देखो रे, ये भाई साहब को ये बात कौन समझाए कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? अरे ढंग से देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। दूध का सफेद पूछ रहा है, पीला नहीं पूछ रहा। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं। कैसीन की वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से। और देखो, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 28 क्वेश्चन आगे गया। हाँ, ये रहा। कौन सा नाइट्रोजन चक्कर का हिस्सा नहीं है? कहां गए रे? हाँ, कौन सा नाइट्रोजन चक्कर का हिस्सा नहीं है? नाइट्रोजन चक्कर पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में, तो ध्यान रखो। वैसे नहीं है, ये बिना पढ़ावा भी कर सकता है। नाइट्रोजन चक्कर चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? सीधा समझो ना भाई, नाइट्रोजन चक्कर चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? अमोनिया बन जाएगी, नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने पेज आ गए? 5 आ गए क्या इस पे? इसमें कौन सा आ गया? हाँ, ये रहा। भाई साहब 29 है, बताओ पहले तो। 29 के करने से पहले ऑप्शन इंग्लिश में देख लेना। अम्लीय मिट्टी का पुनःग्रहण, एक मिनट, पुनःग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अम्लीय मिट्टी, जिस मिट्टी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको नॉर्मल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम। मैंने कहा था ऑप्शन देख लेना। जिप्सम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कहता हूं ना रे, मेरी बातें बोली हुई लिख लिया करो, बहुत काम आएंगे। दूसरा, सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की अभिक्रिया। रबर याद है? रबर सल्फर बढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि सल्फर को यदि आप रबर के साथ गर्म कर देते तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वलनीकरण। याद है? याद तुम्हारा सिर है, तुम्हें कुछ नहीं है।
एक कोरस। इनको ये तो लगे ना कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो नेट जीआरएफ तक आ रहा है। फिलहाल आज के दिन तो सबसे बड़ी एग्जाम वही है। हाँ, फिजिक्स 7 नंबर। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होगा। पक्का। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर और कम हो जाता है। ऐसी कुछ लाइनें लिखाई थी फिजिक्स में। अरे तो फिर 9.8 कैसे पॉसिबल है? जीरो होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो होता है पृथ्वी के सेंटर पर। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो रे, 5 नंबर। देखो, किसी पिंड पर स्थिर बल लगाने पर एक समान रूप से चलेगा। वेग, त्वरण, कोणीय वेग एंड संवेग। किसी पिंड पर आप बल लगा रहे हो, स्थिर बल। स्थिर बल का अर्थ समझ रहे हो? जितना बल 2 न्यूटन का पहले लगाया, 2 ही न्यूटन का लास्ट तक लग रहा है। बल चेंज नहीं हो रहा। कौन सी राशि चेंज नहीं होगी? और मैं जूत मारूं तुम्हारे यहां बना कि ये स्कूल होना तो। तीन तीन ऑप्शन तो है ना। तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। उड़ेगा वो तो बी आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। वेग है, वेग बदलेगा तो त्वरण तो ऑटोमेटिक बदल रहा है, त्वरण बदल रहा है तो वेग बदल रहा है। कोणीय वेग, कोणीय वेग तो इसका भाई है। ये बदल गया तो इसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। बचा संवेग। संवेग संरक्षण का नियम नहीं याद है कि जितना संवेग पहले होता है उतना संवेग बाद में होता है? आना कसोई पटा दो क्यों गुनियावन है। हाँ रे, 11 नंबर। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान। पृथ्वी ने अपनी अक्ष पे घूमना बंद कर दिया है, 23.5 डिग्री पे जो घूमती है ना, वहां घूमना बंद कर दिया है तो जी का मान घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा। मारा गाने क्यों जाओ, मारा क्या फर्क पड़ा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के घूमने के कारण है। ठीक है, यदि उसने घूमना बंद कर दिया तो गुरुत्वीय त्वरण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, नंबर 13। जब किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम ज्यादा, स्थिर या प्रारंभ में घटता है फिर बढ़ता है? सरफेस टेंशन गुण की मेन प्रॉपर्टीज क्या थी? सरफेस टेंशन के मेन प्रॉपर्टीज क्या थी कि लिक्विड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो सरफेस टेंशन दर्शाती है? है ना, जब मैं मान बायोलॉजी को पूछ रहे हो ना, खरी मैडम क्यों कौन पढ़ायो। अब मैं फिजिक्स तो वही पढ़ाई ना, केमिस्ट्री में ही पढ़ाई। ठीक है, बिम ब्या का डब्बा गोल हो रहे। मैं